हेलो दोस्तों, जेडी ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था एटम्स के बारे में, आज हम पढ़ेंगे एटम के स्ट्रक्चर। जब एटम का स्ट्रक्चर दिया जा रहा था, बहुत सारे साइंटिस्ट अपना अपना मॉडल दे रहे थे। उसी में आपने सुना होगा जे थॉमसन का नाम। जे थॉमसन ने अपना वाटरमेलन मॉडल दिया था, जिसमें उसने बताया था कि एटम का स्ट्रक्चर वाटरमेलन की जैसे होता है, जिसमें उसमें जो बीज होता है काला काला, उसको इलेक्ट्रॉन बोला था, और वाटरमेलन में जो रेड वाला पार्ट होता है उस टाइप से उसका पॉजिटिव पार्ट बोला था एटम का। तो अब जो जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल था उसमें बहुत सारी कमियां थी, लिमिटेशन थे। उन सबको दूर करने के लिए रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल आया, जिसमें रदरफोर्ड ने अपना एक्सपेरिमेंट किया और उसने एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग अपना एटॉमिक मॉडल दिया। तो उसी रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के बारे में आज हम पढ़ाई करेंगे। तो चलो देखते हैं रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट क्या था। इसी को स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी बोला जाता है। तो चलो जानते हैं न्यूक्लियर मॉडल ऑफ रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने सबसे पहले क्या किया, एक गोल्ड फॉइल लिया और गोल्ड फॉइल में अल्फा पार्टिकल का बौछार किया, बम्बार्डमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल। तब उसने क्या देखा, जैसे ये देखो, ये अल्फा पार्टिकल सोर्स है, ये अल्फा पार्टिकल सोर्स से यहाँ गोल्ड फॉइल में इसने अल्फा पार्टिकल का बौछार किया। तो अब उसने क्या देखा, लगभग 90 से 99% अल्फा पार्टिकल जिस डायरेक्शन से जा रहा है उसी डायरेक्शन में सीधा आगे बढ़ गया और गोल्ड फॉइल को पार कर दिया। उसमें से बहुत कम मात्रा में किधर गया, एक पर्टिकुलर एंगल लेके स्कैटर्ड हो गया। मतलब ये इधर देखो, यहाँ इस साइड स्पॉट बना रहा है, इधर इस साइड स्पॉट बना रहा है, इधर इस साइड स्पॉट बना रहा है। थर्ड चीज उसने क्या नोटिस किया, जिस डायरेक्शन से जा रहा है उसी डायरेक्शन में लगभग 20,000 में से एक पार्टिकल, मतलब बहुत ज़्यादा कम मात्रा में 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल जिस डायरेक्शन से जा रहा है उसी डायरेक्शन में बैक वापस आ रहा है। तो ये तीन चीज उसने देखा अपने एक्सपेरिमेंट में। इधर वही चीज बताया गया। इधर देखो एक इमेज डाला गया है, यहाँ ये सारे अल्फा पार्टिकल है। अल्फा पार्टिकल को जब एटम्स के ऊपर डाला गया तो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल ये क्या एक पर्टिकुलर एंगल से मुड़ जा रहे हैं और बहुत सारे तो सीधा चले जा रहे हैं, और उसमें से एक पार्टिकल ये पीछे अपने जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में वापस आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया उसका एक्सपेरिमेंट। अब इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे उसने क्या कंक्लूजन किया उसके बारे में देखते हैं। तो कंक्लूजन फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन, उसने क्या कंक्लूजन देखा। तो ये तीनों पॉइंट को जब उसने देखा तो उसने बताया कि जो एटम होता है, एटम इधर देखो, इधर हाँ, एटम का जो 90% वाला भाग है, 90 से 95% लगभग खोखला होता है, जिसके कारण बहुत सारे अल्फा पार्टिकल सीधा सीधा निकल जा रहा है। ठीक है, फिर उसने दूसरा क्या बोला, जो भी एटम है उसका सेंटर वाला पार्ट है जिससे अल्फा पार्टिकल बैक आ रहा है, 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल बैक आ रहा है, वो कौन सा चार्ज रखता है उसके बारे में बताया। क्योंकि अल्फा पार्टिकल में पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूक्लियस में भी पॉजिटिव होता है, क्योंकि पॉजिटिव और पॉजिटिव क्या होता है, रिपल्सन होता है। इस कारण से वो जिस डायरेक्शन से जा रहा है उसी डायरेक्शन में वापस आ रहा है। तो उसने ये बता दिया कि जो बीच वाला पार्ट है वो पॉजिटिव चार्ज रखता है, और उसी पे उसका थर्ड पॉइंट बोल दिया कि उसी पे उसका पूरा कंप्लीट मास वही है। तो ये तीन पॉइंट उसने कंक्लूजन के रूप में दिए। फिर जब ये सब चीज दिया उसके बाद उसने अपना प्लेनेटरी मॉडल दिया, प्लेनेटरी इलेक्ट्रॉन मॉडल ऑफ रदरफोर्ड, जिसमें उसने कहा कि जैसा सूर्य के चारों ओर सारे ग्रह चक्कर लगा रहे हैं उसी के समान न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। ये इसका प्लेनेटरी मॉडल। तो रदरफोर्ड अब ये सभी एक्सपेरिमेंट और कंक्लूजन के अकॉर्डिंग इसने अपना पोस्टुलेट्स दे दिया, एटॉमिक मॉडल दे दिया, और उसका पोस्टुलेट, बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, जिसमें इसने बताया कि
कि जो एटम होता है वो दो पार्ट से मिलकर बना है, एक को न्यूक्लियस बोलते हैं और दूसरे को बोला जाता है न्यूक्लियस के बाहर वाला क्षेत्र, जिसको इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी बोला जाता है। दूसरा इसने बताया कि पूरे एटम का कंप्लीट मास उसके न्यूक्लियस में होता है, न्यूक्लियस में जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो कंप्लीट मास रखता है। तीसरा इसने बताया कि सभी एलिमेंट के लिए अलग अलग होता है, इसका जो चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस का, वो सभी एलिमेंट के लिए अलग होता है। जैसा कि ऑक्सीजन के लिए अलग होगा, नाइट्रोजन के लिए अलग होगा, ये बता दिया। फिर इसने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है, उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम कर रहा है। तो जो कि घूमते वक्त न्यूक्लियस से क्या हो रहा है, जो कि घूम रहा है, रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन ऑर्बिट, द number of electrons are equal to the positive charge and the nucleus, thus atom is neutral। एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है, क्योंकि जितना न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है उतना चार्ज उसके इलेक्ट्रॉन जो कि उसके बाजू में रोटेट कर रहा है, घूम रहा है, उसमें होता है, इसलिए एटम न्यूट्रल होता है। फिफ्थ पॉइंट बोला, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन वेरी हाई स्पीड अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन हैव सर्टेन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। जो कि इलेक्ट्रॉन जो कि घूम रहा है न्यूक्लियस के चारों ओर, जो हाई स्पीड से घूम रहा है, इस कारण वो न्यूक्लियस के पास नहीं आ रहा है, डिस्टेंस बना के रखा है। फिर लास्ट उसने बोल दिया कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का जो स्पेस है वो इनवर्टी है। तो इस प्रकार से उसने अपना रदरफोर्ड मॉडल दिया। अब इस मॉडल की कुछ लिमिटेशंस है, जिसमें उसने अपना प्लेनेटरी मॉडल बोला था, और उसने बोला था कि जिस प्रकार ग्रह के चारों ओर सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाता है, उसी प्रकार न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा है। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, जो सूर्य और ग्रह है वो तो न्यूट्रल पार्ट है, लेकिन जब हम बात करते हैं न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की, तो ये हो जाते हैं चार्ज पार्टिकल। और जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी चीज़ के चारों ओर चक्कर लगाती है तो वो एनर्जी या रेडिएशन रिमूव करता है। अब जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाएगा तो वो रेडिएशन रिमूव करेगा, और रेडिएशन एनर्जी के फॉर्म में रिमूव होगा, तो उसकी एनर्जी कम होती जाएगी, और एनर्जी कम होती जाएगी तो ये धीरे धीरे न्यूक्लियस की ओर शिफ्ट होते जाएगा, जिससे लास्ट में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ऊपर गिर जाएगा, जिससे एटम का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और हमारा एटम स्टेबल नहीं रहेगा। फिर दूसरा इसने बोला, हाँ, एक्सीलरेशन। ये इलेक्ट्रॉन जब सर्कुलर पाथ में मोशन करेगा तो इसका एक्सीलरेशन न्यूक्लियस की ओर होगा, और ये जाके कहाँ, न्यूक्लियस में घुस जाएगा, जिसके कारण हमारा एटम स्टेबल नहीं होगा। तो ये इसके दो लिमिटेशन हो गए। तो इस प्रकार से आपको समझ आ गया होगा रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट और रदरफोर्ड मॉडल क्या है। ठीक है, थैंक यू।